हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि ये जो लेक्चर है और इसके बाद के जो लेक्चर है जो कि 17 ऑफ जुलाई तक चलने वाले हैं वो सभी कंपार्टमेंट से रिलेटेड है। यानी कि पॉल साइंस में जिन भी स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है उसके लिए ये जो होमवर्क है ये मैं कर रहा हूं और इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब ये जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है ये अपने आप में बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल है दो कारणों की वजह से। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप मैक्सिमम नंबर इस एग्ज़ाम में ले आते हैं तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि सीबीएसई ने आपको दूसरा चांस दिया है। इस चांस की वैल्यू आप उन स्टूडेंट से पूछिए जो कि डायरेक्टली फेल हो गए हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है ये इजी नहीं होता है, ये डिफिकल्ट होता है। और आप अक्सर देखेंगे कि आपके जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हो या स्कूल वाले हो, ये आपको कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट के बाद इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आज की डेट की बात करूं, 17 ऑफ जून से लेकर 17 ऑफ जुलाई तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डेज होंगे, 30 दिन होंगे। और अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो 15 चैप्टर्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो अगर हम डेली एक चैप्टर को रिवाइज करें तो भी हम अपने पूरे सिलेबस को यहां पर 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे एक्सपेक्ट मैं बस इतना कर रहा हूं कि थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी मेहनत हम करते हैं और आपका एग्जाम जो है वो प्रॉपरली ब्रेक होगा और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर यहां पर कर पाएंगे। बस आपको करना यह है कि जितना भी टास्क आपको दिया जाता है, जो भी क्लास आपको कराई जाती है, उसमें आपको अवेयर रहना है और जो भी काम आपको दिया जा रहा है आपको प्रॉपरली करना ही करना है। अब देखिए, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और उसी को फोकस होकर पढ़ना है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स जो है वो आप अपने डेली शेड्यूल टाइम टेबल में से निकाल कर इस सब्जेक्ट के लिए जरूर रखिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है उसमें आपका क्या सिलेबस है जो कि आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कंपार्टमेंट के लिए जो सीबीएसई ने आपका सिलेबस डिजाइन करा है वो बिल्कुल प्रीवियस वाला है। इसके अंदर वो सारे कंटेंट आएंगे जो कि आपके प्रीवियस सेशन में आए थे। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने मैंने चैप्टर और उससे रिलेटेड जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं। तो आप यहाँ से इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 15 के 15 चैप्टर्स को रिवाइज करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बेस्ट 10 कर सकता हूं या मैं कोई बेस्ट 12 कर सकता हूं या जो भी आप 10 से ज्यादा कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को आप रिवाइज करें और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहां पर हम डिस्कस भी करेंगे और आप भी उनकी प्रैक्टिस जो है वो जरूर करते रहिए। क्योंकि यहां पर आपको कितना आता है इसके लिए अंक नहीं मिलते हैं कि उस 3 घंटे के एग्जाम में आप कितना लिख पाते हैं उसके नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसे कंटिन्यू रखना है। और अगर आप हैं इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप तक पहुंचा है ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में तो यहाँ पर नीचे जो आपको लिंक दिया हुआ है वहां पर सिंपली टैप कर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और डाटा के लिए आप फॉलो करें हमारा टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट। यहाँ पर जो भी क्लासेस मैं लेता हूं या प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं उन सभी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, क्विकली चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये टोटल जो चैप्टर है
ये आपका 6 मार्क्स जो है वो कवर करने वाला है। और अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली ये सभी पॉइंट्स जो है ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो यहां पर हम जो बेसिक पॉइंट्स है जहां से ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फुल फ्लैश आप ये ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्विकली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। सबसे पहला है सोवियत प्रणाली। इसमें ये क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है गोरबाचेव और विघटन, यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो किस प्रकार हुआ और गोरबाचेव की उसमें क्या भूमिका रही, इन सारे पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो आता है सोवियत संघ का विघटन और उसके क्या क्या परिणाम निकले, यानी कि कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ समाप्त हुआ और वो कौन से परिणाम निकले। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी और इसके परिणाम। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है विश्व राजनीति में जो नई संस्थाएं हैं, और बेसिकली यहाँ पर हम मध्य एशिया जो विवाद है उनको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो हमारा रहेगा रूस और साम्यवाद के बाद अन्य देशों के साथ भारत के संबंध। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट है ये हम आपके किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इंडिया और इससे रिलेटेड जितने भी देशों के साथ भारत के संबंध है उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ क्विकली चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, यानी कि सोवियत प्रणाली की अगर हम बात करें तो सोवियत प्रणाली क्या थी। तो आप लोगों को यहां पर घबराना नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इस पूरे सिलेबस को पढ़ चुके हैं, बस आपको रिव्यू करना है। तो यहां पर हम सेट ऑफ क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज फाइल है यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है या क्वेश्चन आंसर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो देखिए यहां से अगर पहले पॉइंट के रूप में मैं देखूं तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, जिसे आप यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, वो बना। तो देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि सोवियत संघ कब बना, तो 1917 में बना। कौन सी क्रांति के बाद बना, तो रूसी क्रांति के बाद बना। तो ये जो छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन है ये अब आप जो है वो अपने आप भी बनाने का प्रयास करिए, तभी आप जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं बर्लिन की दीवार। देखिए जो बर्लिन की दीवार है इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये दीवार जो है वो 13 अगस्त 1961 में बनी थी, और ये क्या करती थी, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को अलग करती थी। और अगर और ज्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा ये लंबी दीवार थी और लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। तो यहां से भी देखिए आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध का प्रतीक जो बर्लिन की दीवार है उसे 1989 में यानी कि 9 नवंबर 1989 में क्या किया गया, आम जनता के द्वारा, जर्मनी की जो आम जनता थी उसके द्वारा इसे तोड़ दिया गया। और उसी के बाद हम क्या मानते हैं कि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, ये समाप्त हो गया। तो यहां पर आपके सामने दो डेट आ रही है, 9 नवंबर 1989। तो इस दिन ये जो विघटन है उसकी शुरुआत होती है और 25 दिसंबर 1991 को पूरे तरीके से सोवियत संघ जो है वो कोलैप्स हो जाता है, सोवियत संघ खत्म हो जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, जो दो ध्रुवीयता थी वो क्या हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि सोवियत संघ संघ न रहकर अलग अलग 15 राज्यों में विभक्त हो चुका था। ऐसे में एकमात्र महाशक्ति अब क्या बच गई, अमेरिका बच गई। तो यहां पर देखिए बेटा मैं आपको एक छोटे से पॉइंट के रूप में समझा देता हूं कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ जो 15 गणराज्य थे उनमें से 12 राज्यों ने मिलकर एक और संगठन बनाया जिसे क्या कहा गया, CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो अगर मान लीजिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि CIS किसे कहा जाता है या CIS जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो ही 12 राज्य जो कि सोवियत संघ से अलग हुए उन्होंने क्या किया, एक नया गुट बना लिया, एक नया संगठन बना लिया जिसे हम CIS के नाम से
जानते हैं। देखिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछ रहा है एक ध्रुवीय, या पूछ रहा है दो ध्रुवीय, या आपसे पूछ रहा है तीन ध्रुवीय, या आपसे पूछ रहा है बहुध्रुवीय, तो जब भी विश्व में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, कि शक्ति जो है वो किसी एक के हाथ में आ जाए, तो उसे ही हमने क्या कह दिया, एक ध्रुवीय व्यवस्था। अगर शक्ति का विभाजन दो जगहों पर है, तो उसे हमने क्या कह दिया, दो ध्रुवीय व्यवस्था। और अगर बहुत सारी संस्थाओं के बीच में है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुध्रुवीय व्यवस्था। तो देखिए एक ध्रुवीय व्यवस्था का एक एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, यूएसए को देख सकते हैं। और अगर दो ध्रुवीय व्यवस्था की बात करें, तो जो आपका कोल्ड वॉर था, जो शीत युद्ध था, उसे ही हम किस रूप में देख सकते हैं, कि विश्व में दो महाशक्तियां थी, जो कि दो ध्रुव्यता को बताती थी। तो चलिए क्विकली अब देख लेते हैं कि एक ध्रुवीय जो व्यवस्था है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा बेटा, तो वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो कम से कम आपको 6 पॉइंट्स इसके बारे में जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए जल्दी से डिस्प्ले पर देख लेते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, तो अब कोई दूसरा कॉम्पिटिटर था नहीं, तो क्या बन गया, एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गई। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि पूर्वी यूरोप में अब धीरे धीरे क्या आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। नाटो का जो है वो विस्तार जो है, उसे भी देखा जा सकता है एक ध्रुवीय व्यवस्था का कारणों के रूप में। अगला देख सकते हैं कि रूस जो था उसकी स्थिति दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, जिस वजह से भी विश्व जो है वो एक ध्रुवीय होता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि समाजवादी देशों का पूंजीवाद में जो था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। और ये भी एक वजह रही जिसकी वजह से विश्व जो है वो एक ध्रुवीय बना। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएन के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी अमेरिका का जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था। गुट आंदोलन का जो प्रभाव था विश्व में वो कम होता जा रहा था। तो आप इनमें से कोई से भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड आपके पास कोई और भी पॉइंट है जो कि तार्किक है, तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सोवियत संघ के विघटन और उसके परिणामों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण थे वो रहे थे। सबसे पहला है कि वहां की जो सरकार थी वो लोगों की आकांक्षाओं को जो थी वो पूरा नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी तानाशाही बढ़ती जा रही थी। तो देखिए लगभग 70 वर्षों तक जो है वो एक ही पार्टी का शासन था, और इसी की वजह से वो केवल और केवल अपने हितों से रिलेटेड जो कार्य थी वही कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी उनमें क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। और ये कमी क्यों आ रही थी, क्योंकि यहाँ के जितने भी रिसोर्सेस थे वो कहाँ यूज कर रहे थे, वो यूरोप में यूज कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों को जो फंडामेंटल नीड्स हैं, जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सरकार उसे भी पूरा करने में असमर्थ हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि इस दौरान जो है, यानी कि शीत युद्ध के दौरान की अगर हम बात करें, तो सोवियत संघ ने अपना ज्यादा खर्च या जो आर्थिक व्यय है वो हथियारों पर किया। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ का जो पिछड़ापन है वो जनता के सामने आने लगा था। और लास्ट हम देख सकते हैं कि गोरबाचेव के जो सुधार कार्य थे उनका भी विरोध हमें देखने को मिलता है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इन 6 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई पॉइंट्स आपके माइंड में हो तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 6 मार्क्स का है लेकिन आपसे 3 ही पॉइंट पूछे हैं, या क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपसे 4 पॉइंट पूछे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अगला हमारा हेडर है सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम निकले। देखिए एक ही स्लाइड पे करने का कारण ये है ताकि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू फॉर्मेशन है, उसे भी समझ पाए। चलिए पहला पॉइंट देख सकते हैं परिणामों का, कि यहां पर क्या हुआ, पहले परिणाम के रूप में शीत युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। अब शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो हथियारों की होड़ भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद विश्व का एक ध्रुवीय विश्व में बदलना, यानी कि जो विश्व अभी तक दो ध्रुवीय था, जहां पर दो ध्रुव थे, अब उसके स्थान पर कितने ध्रुव हो गए हैं, एक ध्रुव हो गए हैं। और उसे हम किसके नाम से जानते हैं, यूएसए, यानी कि अमेरिका।
अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो पूंजीवादी विचारधारा थी वो अब बढ़ चढ़कर सामने आने लगी, यानी कि इसकी जो श्रेष्ठता है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में 15 नए देशों का उदय भी होता है। अब देखिए 15 नए देश कौन कौन से हैं, ये वही देश हैं जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुए, अलग हुए। तो विश्व के मानचित्र पर या विश्व पटल पर 15 नए देशों का उदय भी इसका एक प्रमुख परिणाम रहा। और लास्ट हम देख सकते हैं कि रूस जो था उसे सोवियत संघ या यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो देखिए सोवियत संघ की अगर मैं बात करूं तो वहां से आपके इतने ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गोरबाचेव के आर्थिक सुधारों से संबंधित है। और यहां पर आपके सामने दो वर्ड्स जो आ रहे हैं कि गोरबाचेव की आर्थिक सुधार की नीतियों का वर्णन करें, या निम्न में से कौन सी दो नीतियां हो सकती है। तो आप देखेंगे पहला क्या है, प्रोस्तोइका, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना, और दूसरा है ग्लास्तोनस्त, जिसका अर्थ होता है खुलापन। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से नहीं बनेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि है शॉक थेरेपी। तो पहले हम देखेंगे शॉक थेरेपी क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके परिणामों को। तो शॉक थेरेपी क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिकली ये 2 से 4 मार्क्स में आएगा, उससे ज्यादा में नहीं आ सकता। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि सबसे पहले जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको हटाकर हमने क्या करा है, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर इस व्यवस्था को लेकर गए हैं। ये जो मॉडल है, ये जो व्यवस्था थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, विश्व बैंक जिसे आप WB के नाम से भी जानते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप IMF के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा ये मॉडल बनाया गया था। तो देखिए यहां पर आपका MCQ क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि WB का फुल फॉर्म क्या होगा निम्न में से, तो विश्व बैंक। IMF का पूरा नाम बताएं तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इसका पूरा नाम होगा। आगे हम देख सकते हैं कि सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला गया और साथ ही साथ मुक्त व्यापार नीति को सही माना गया, परंतु यह मॉडल जो था वो अपने आप में असफल रहा। तो यही आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो आपका आगे का पेपर जरूर छूट सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो देखो शॉक थेरेपी के अगर परिणामों की चर्चा करें तो यहां पर आप बहुत सारे परिणाम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 8 जो परिणाम है उसको यहाँ पर रखा है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था थी, कहाँ की, यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई। रूबल मुद्रा, देखिए यहां से भी आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है या यूरोप की मुद्रा का नाम क्या है, तो वो क्या है, रूबल है। तो इस मुद्रा में क्या हुआ, नाटकीय तौर से बड़े गिरावट देखने को मिलती है। सकल घरेलू उत्पाद जो था वो उनका घटा था, यानी कि जो इनका GDP था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, कम और कम और कम होता जा रहा था। आर्थिक असमानता जो थी वो इसके कारण बढ़ी थी। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, वो नष्ट हो गई थी। संस्थानों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा था, जो कि इस व्यवस्था को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वित्तीय संस्थानों व ई कॉम जैसे बैंकों का क्या हो गया, दिवालिया। तो ये वो बैंक थे जो एक समय पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, इनमें बहुत ज्यादा उछाल था, लेकिन ये सभी क्या हो गए, धराशायी हो गए। और इसे ही इतिहास का सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है। तो जो शॉक थेरेपी का मॉडल था जिसमें यूएसएसआर के जो व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसको गिरा दिया गया, इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। चलिए इसी के बाद चलते हैं यहां से जो सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके रीजनल बुक में 3rd चैप्टर में से भी है। तो यहां पर आप 3 पॉइंट देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, अफगान संकट। तो 1979 से 1989 का वह दौर जब सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान सरकार की तरफ से अफगान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, अफगान संकट या अफगानिस्तान संकट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला प्रथम खाड़ी युद्ध, इसे कई बार ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम है, तो आपको ये ध्यान रखना है
कि अगर प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करें तो ये सभी नाम आपको याद रखते हैं। तो 1990 में यूएन से अनुमति से, यानी कि यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने यूएन से क्या लिया, अनुमति ली है, और इसका नेतृत्व किसने किया, यूएसए यानी कि अमेरिका ने किया। 34 देशों की सेना ने इराक को युद्ध किया और कुवैत को वहां से क्या करा लिया, मुक्त करा लिया। अब देखिए द्वितीय खाड़ी युद्ध जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी जाना गया, उसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर सबसे पहला क्या है कि 19 मार्च 2003 में बिना यूएन की अनुमति से, तो देखो यहां तो आपको अनुमति मिली है लेकिन यहां पर अनुमति नहीं मिली है, अमेरिका के नेतृत्व में 40 से ज्यादा देशों ने इराक पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब इस पे आरोप क्या लगाया गया कि इसके पास जो है वो सामूहिक संहार के हथियार है, यानी कि ऐसे हथियार है जिनसे पूरी विश्व व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, जनता को नुकसान पहुंच सकता है, उसको बनाने से क्या किया जाए, रोका जाए। लेकिन अगर हमले के असली मकसद की बात करें तो वो क्या था, इराक के तेल भंडारों पर यूएसए जो था वो अपना नियंत्रण करना चाहता था। और अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी उसका अंत हो गया और अमेरिका का ये जो हमला है ये पूर्ण रूप से असफल सिद्ध होता है। तो ये देखो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड जो डाटा है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इससे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।